नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह कौल। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में अब तक 265 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। इनमें से 241 मृतक विमान में सवार पैसेंजर और क्रू मेंबर थे। 5 मृतक उस मेडिकल हॉस्टल के हैं जहां प्लेन क्रैश हुआ था। विमान जिस बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिरा वहां पर 50 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। साथ ही आपको बता दें कि अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि हॉस्टल में कितनी मौतें हुई हैं। 4 MBBS छात्र और 1 डॉक्टर की पत्नी के मारे जाने की भी खबर आई है। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह अहमदाबाद पहुंचे। सबसे पहले वह घटनास्थल का दौरा करने पहुंचे और इसके बाद सिविल अस्पताल गए, जहां पर उन्होंने तकरीबन 10 मिनट तक पीड़ितों का हालचाल जाना, उनसे मुलाकात की। एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीम लाइनर फ्लाइट AI-171 ने गुरुवार दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी। इसमें 169 भारतीय और 53 ब्रिटिश के साथ ही 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत 230 यात्री सवार थे। 2 मिनट बाद ही फ्लाइट क्रैश हो गई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार है कौन? क्या इससे सबक लिया गया है? क्या इस हादसे से बड़ा सबक लिया गया? आखिर 40 सेकंड की उड़ान के बाद ही विमान कैसे ज़मीन पर आ गिरा? क्या प्लेन को क्रैश होने से बचाया जा सकता था? प्लेन की क्रैश स्टोरी से क्या थ्योरी सामने आई है? इस पर भी कई सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं और आज इसी को लेकर देखिए चर्चा भी होगी और साथ ही लोगों के रिएक्शन जो आए हैं पहले वो देख लेते हैं। इसमें 10 घंटे का फ्यूल था और एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो है वो बहुत हाईली इन्फ्लेमेबल फ्यूल होता है और ये एक उड़ता हुआ बॉम्ब की तरह है और जैसे ही वो टकराया वो एक्सप्लोड कर गया और बहुत ही ट्रेजेडी हुई कि मुझे लगता नहीं कोई सर्वाइवर इसका है। और ये जो सिचुएशन है ये एक 787 बोइंग एयरक्राफ्ट था जो कि पूरी वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर एयरक्राफ्ट है और हर एयरलाइन के पास ये ड्रीम लाइनर है। लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स के लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें जो बिजनेस क्लास है वहाँ पूरे स्लीपर बेड लग जाते हैं। NDRF की बात करें तो 81 बॉडी 81 टोटल तो अभी मालूम नहीं, हम नहीं कह सकते। तो डिक्लेयर करेगा, प्रशासन डिक्लेयर करेगा, जब तक चलता रहेगा। लंदन के लिए फ्लाइट जा रही थी, अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, उसमें भाई भी थे, नीरज कुमार तिवारी और उसकी पत्नी थी अपर्णा तिवारी। दोनों परिवार में एक बेटी है और उसकी सास है। बेटी से बात हुई थी मेरी, तो बेटी अहमदाबाद हॉस्पिटल में पहुंच चुकी है, लेकिन कंफर्म कुछ नहीं हुआ। वडोदरा में जब करता था तो वहीं पर रह रहा था काफी टाइम से। करीब मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए 6 तस्वीरें हैं। ये दुर्घटना स्थल की ताज़ा तस्वीर, पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जब जायजा लिया, दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। विजय रूपानी के घर लोगों का तांता लगा हुआ है, ये तीसरी तस्वीर से आप देख सकते हैं। और CM भूपेंद्र पटेल हवाई अड्डे पर पहुंचे, वो तस्वीर जो चौथी तस्वीर आपको दिख रही है। सिविल अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। ये वही सिविल अस्पताल है जिसमें सभी घायलों को एडमिट कराया गया, भर्ती कराया गया। नज़दीक का अस्पताल है और तत्काल सिविल अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया। दुर्घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंच चुकी है। फॉरेंसिक टीम को आज आप छठी और आखिरी तस्वीर में देख पा रहे हैं। तो विमान हादसे में अब तक 265 लोगों की मौत हो गई है। प्लेन में सवार 242 में से सिर्फ एक व्यक्ति को बचा लिया गया है। 169 यात्री सवार थे और आपको बता दें इसमें ये भारतीय थे और 53 यात्री ब्रिटिश नागरिक थे, 7 इसमें पुर्तगाली थे और 1 यात्री कनाडाई नागरिक सवार था। और साथ ही आपको बता दें कि AIB ने हादसे की औपचारिक जांच शुरू की है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद DNA सैंपल लिए गए हैं और शवों की शिनाख्त के लिए ये DNA सैंपल का इस्तेमाल किया गया है। तो DNA सैंपल से ही ये पता चलेगा कि आखिरकार कौन सा शव किस परिवार से है, क्योंकि इसमें इस हादसे में जो लोग यात्री थे वो इस तरह झुलस गए हैं कि उन्हें पहचान पाना सामान्य तौर पर मुश्किल है, नामुमकिन है। इसीलिए DNA के आधार पर ही ये तय होगा कि आखिरकार किस परिवार का कौन सा सदस्य है। तो
अहमदाबाद प्लेन क्रैश से जुड़ी हुई तमाम वो अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये जो अपडेट है वो भी हम आप तक दे रहे हैं कि आखिरकार देखिए इस हादसे में कितने लोगों की जान जा चुकी है और अभी फ़िलहाल क्या सूरत हाल है। ये तमाम सारी चीज़ों को हम आप तक पल पल की अपडेट के तहत पहुंचा रहे हैं और इस पर चर्चा के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम आपको रूबरू करा देते हैं। फिलहाल हमारे साथ जयवंत पांड्या जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। जयवंत सर का बहुत स्वागत है। ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ अब से कुछ देर बाद मौजूद होंगे, उनका बहुत स्वागत। और कैप्टन आई सिंह भदौरिया हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मौजूद होंगे, उनका भी बहुत स्वागत है। जयवंत पांड्या सर, प्रधानमंत्री पहुंचे, उन्होंने भी घटना स्थल का जायजा लिया और अस्पताल में लोगों से मुलाकात की। ये तमाम सारी जो तस्वीरें थीं वो दुखद हैं, हृदय विदारक हैं, लेकिन इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इस घटना को होने से क्या बचाया जा सकता था? क्या माना जाए? ये तो हमेशा अभी जब तक ऑफिशियल कुछ नहीं आता तो हम तो अनुमान ही कर सकते हैं। और अनुमान ये है कि गिनती की सेकंड में ही, गिनती की मिनटों में ही ये जो दुर्घटना हुई तो वो आखिर कैसे हुई। क्या इसके पीछे दिल्ली से अहमदाबाद मुसाफरी करने वाले आकाश वत्स नामक एक यात्री है, उन्होंने जो स्टोरी साझा की सोशल मीडिया पर, उसमें लिखा था कि मैं टेक्निकल बाबतों से जानकार हूं, तो मैं एयर इंडिया से ये अपनी साझा जानकारी साझा करना चाहता हूं। और वो जब आ रहे थे तब एसी चालू नहीं था और स्क्रीन भी बंद थी, टीवी स्क्रीन भी। तो क्या ये सुविधाएं जो थी वो उसके अलावा भी कुछ और बात थी कि जिसके कारण ये हादसा हुआ। लेकिन दूसरी बात ये कि जो पैसेंजर अंदर बैठे थे, जो दुर्घटनावश उसके शिकार हुए, तो उनमें से किसी ने ऐसी स्टोरी साझा नहीं की है। मतलब जब वो टेक ऑफ होने से पहले तो वो साझा कर सकते थे, मोबाइल चालू होता होगा। उनका जो वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर आया। कुछ लोगों ने विजय रूपाणी जी के साथ अपनी तस्वीर ली, मतलब वो पीछे बैठे हुए हैं और तस्वीर ली। कुछ ने बाई करते हुए कुछ वीडियो उतारे। तो उसमें ऐसा कोई ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि प्लेन में कोई खराबी लग रही थी या पायलट ने इसमें मेडे कॉल किया है, तो उसमें क्या कारण हुआ होगा। वो एटीएस की ओर से कुछ आए तो हमको पता चलेगा, जो कंट्रोल रहता है उसके द्वारा कुछ सामने आए तो पता रहेगा, वरना तो ये हम अनुमान नहीं कर सकते। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो व्हील बंद होने चाहिए, जो को पायलट की जिम्मेदारी होती है, व्हील बंद होने चाहिए और जो पंख है वो विंग्स है वो बाहर रहनी चाहिए। वो उसका उल्टा हुआ था, व्हील है वो बाहर रहे थे और पंख है वो अंदर रहे थे। तो क्या ये दुर्घटना के बाद हुआ या क्या हुआ, तो ये एक अनुमान का ही विषय है। लेकिन जयवंत सर, अमूमन हम जब देखते हैं टेक ऑफ के दरमियान फ्लाइट्स को कुछ सेकंड, कुछ चंद मिनट का समय लगता है उसके व्हील कवर होने में, या ये कहा जाए कि उसके जो पंख हैं उनको पूरा फ्लाई होने में। लेकिन उस इतना समय मिल कहाँ पाया जहां रनवे से टेक ऑफ होता है और दूसरी तरफ जाकर बिल्डिंग से टकराता है विमान? मैंने वही कहा कि शायद वो लैंडिंग का कारण वो व्हील बाहर आए होंगे, वो भी कारण हो सकता है। दूसरा, कुछ लोग कंस्पिरेसी थियरी जैसे हर वक्त तो होती है, तो क्या कोई ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस में कोई ऐसा था। तीसरी बात ये कि हम ये नहीं कह रहे, लेकिन जो व्यक्ति जीवित बचा अपनी आग में 11A सीट पर बैठा हुआ था, तो वो जब बाहर निकला तो उसकी जो चाल थी वो चाल भी अनुमान का विषय है कि इतनी नॉर्मल चाल इसी आग में से झुलस कर बाहर निकल रहा है वो व्यक्ति, तो वो स्पीड में चल रहा है, तो आप झुलस गए हो, तो कैसे ये संभव है। क्या वो ऊपर से गिरा था या फिर विमान नीचे मतलब जो इमारत से टकराया उसके बाद कैसे वो बाहर निकला, वो भी एक अनुमान का विषय ही है। क्या उसकी कोई भूमिका पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, ये तब जांच का विषय हो सकता है कि उसने क्या आग के प्रूफ वाले कोई ऐसा
वस्त्र पहने थे, क्या हुआ होगा, क्योंकि हम तो ये अनुमान कर सकते हैं, ये शंका के दायरे में, मैंने ऐसा नहीं करा कि वो व्यक्ति शंकास्पद हो सकता है। बिल्कुल सर, लेकिन ये भी ये हालांकि सब अब जब वो ठीक होगा, जांच सेहत करनी उसकी होगी। ठीक होगी, और प्रधानमंत्री ने भी मुलाकात की आज जाकर, और हो सकता है जब जांच पड़ताल की जाए तो शायद कुछ एक्सपर्ट उससे इस बाबत बात करें कि आखिर क्या कुछ वजह रही कि आप कई मरतबा इस तरह की दुर्घटना जब होती हैं तो लोग छिटक कर भी इधर उधर गिर जाते हैं, और अमूमन वो उठ खड़े हो जाते हैं और फिर बाद में उन्हें पता लगता है कि कहाँ फ्रैक्चर हुआ, क्या है, वो अलग विषय है। कैप्टन आई सिंह भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत आपका, और कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। सर हृदय विदारक घटना है, आई सिंह सर आपके पास आ रहा हूँ भदौरिया सर। इस घटना को क्या रोका जा सकता था, क्योंकि इतना हाईटेक सब कुछ हो चुका है, अब तो जरा सी माइनर मिस्टेक पकड़ में आ जाती हैं। इतनी लंबी दूरी की ये फ्लाइट थी और उसके बाद चंद मिनट में ही ये ध्वस्त हो गई, निस्ते नाबूद हो गई। भदौरिया सर। देखिए सुनील जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये विमान एक ऐसा विमान था, आधुनिक विमान था, जिसकी अभी तक इस तरह के हादसा कहीं सुना नहीं गया है और ना ही अभी तक हुआ है। इसको आज की जनरेशन के हिसाब से विमान और सबसे सुरक्षित विमान माना जाता था जी। अमेरिका की बोइंग कंपनी का विमान है, और बोइंग कंपनी का एयर क्षेत्र में बहुत बड़ा एक विश्वसनीय नाम है। तो ये हादसा जो हुआ है, इस पर प्रश्न टाटा की जो एयरलाइंस है इस पे तो लगे हैं, मगर बोइंग कंपनी पे भी लगे हैं कि जब इतना सुरक्षित विमान है, इसी के हिसाब से इसकी जो कॉस्ट है 2000 करोड़ से भी ज्यादा की है। और 2000 करोड़ से ज्यादा का जो विमान अगर कोई कंपनी लेके चला रही है तो उसमें कंपनी की ही नहीं, इसमें जो कंपनी इस विमान को बनाती है, जो निर्माता है, उसकी भी जिम्मेवारी बनती है, प्रश्न चिन्ह उस पे भी लगते हैं। तो ये बिल्कुल जांच का विषय है कि इसमें 30 सेकंड के अंदर ही इतनी बड़ी कौन सी इसमें कमी आ गई, टेक्निकल ऐसी क्या कमी आई। और देखने वाली बात यह है कि जो टेक्निकल हमारे जो वहां स्टाफ था, जो इंजीनियर थे, कोई भी विमान हो, चाहे आर्मी का हो चाहे सिविल्स का हो, टेकअप से पहले पूरा उसका क्लियरेंस होता है कि हाँ ये उड़ने योग्य है, ये उड़ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब वहां पर ये हस्ताक्षर लिए जाते हैं टेकअप पे, तो वो जो वहां एक टेक्निकल टीम थी, उसने इसमें क्या देखा, क्या कमी छोड़ी, इतनी जल्दी ऐसी कमी कैसे आ सकती है। तो ये जांच का विषय है और जांच इसमें चल रही है, एक एक बात निकल के आएगी। बाकी जो इतने लोग इस हादसे में जो मारे गए हैं, उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं बिल्कुल व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये हादसा छोटा पूरा नहीं है, इसमें घर के घर उजड़ गए हैं जी। लोग जो है ना इस टाइम अपना दर्द भी बयान नहीं कर पा रहे, इतना बड़ा ये हादसा है। एक परिवार का तो मैंने देखा है, पति पत्नी के साथ 3 मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी खत्म हो गए हैं। तो ये इतना हृदय विदारक ये हादसा है कि मैं तो यही कहूंगा कि भगवान सबको शक्ति दे बर्दाश्त करने की। बिल्कुल। बाकी इन कंपनियों को और ये टेक्निकल जो स्टाफ है, इंजीनियर जो काम करते हैं एयरपोर्ट पे, जो क्लियरेंस देते हैं उड़ने से पहले, इनके ऊपर भी सवाल उठता है कि ऐसी कमी क्या थी जो 30 सेकंड के अंदर वो खुल के आ गई, और ये जो एयर जो है ना कुछ ऊपर जाने के बाद वो नीचे आने लगा, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं रही कि वो उड़ान बढ़ पाता। आपने उस उड़ान के अंदर एक चीज बहुत नोट करी होगी कि जैसे ही वो उड़ा है, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद उसमें इतनी शक्ति नहीं रही कि वो ऊपर जा सके, वो नीचे आने लगा। और पायलट इस बात को, अपनी बात को कह रहा है, उसने 3 बार दोहराई इस बात को कि इंजन काम नहीं कर रहा है, इंजन काम नहीं कर रहा है, हम उड़ा नहीं पा रहे हैं। ब्लैक बॉक्स अभी बरामद कर लिया है, उसमें ये सारी चीजें निकलेगी। ठीक बात है, मैं उत्तम सर के पास जाऊंगा। उत्तम कुमार सर, सोचने की बात है कि यह हादसा कोई छोटा पूरा नहीं है, और दोनों ही, चाहे बोइंग कंपनी हो चाहे एयर इंडिया हो, सवालिया निशान दोनों पे ही लगते हैं जी।
उत्तम कुमार सर, आपके पास आ रहा हूं और आपसे ये समझना चाहूंगा, क्या हम ब्लैक बॉक्स के जरिए इस पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठा सकते हैं कि क्या कुछ कमी रही, किसकी गलती रही, क्या खामियां थी? जी हाँ सुनील जी, ब्लैक बॉक्स में मुख्यतः दो चीजें होती हैं। एक तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है जो कि ये रिकॉर्ड करता रहता है, डिजिटली रिकॉर्ड करता रहता है कि जहाज की स्पीड कितनी थी, जहाज की ऊंचाई कितनी थी, जहाज किस दिशा में जा रहा था। अगर इंजन लगे हुए हैं, समझिए इस जहाज में 2 इंजन लगे हैं, तो इस इंजन की स्पीड हम आमतौर पे सभी जहाज की जो इंजन की स्पीड है वो जैसे हम मोटरसाइकिल कार चला चुके हैं, आजकल परसेंटेज में दिखा देता है इंजन की स्पीड 100% है, 90% है, 80% है। तो N1 N2 दोनों इंजन का वो कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करता रहता है जी। फिर जैसे इंजन का अंदर का तापमान, हम बोलते हैं जेपीटी, जेट पाइप टेम्परेचर कितना था, यानी जेपीटी जेट पाइप टेम्परेचर देखकर भी बाद में एनालिसिस कर सकते हैं कि कितना सेटिंग पर चल रहा था, कितनी थर्स्ट जनरेट हो रही थी। क्या इंजन अगर शट डाउन हो जाता है तो तुरंत जाहिर बात है जेट पाइप का टेम्परेचर भी कम हो जाता है जी। तो ये एनालिसिस करके पता लगता है। दूसरी चीज है ब्लैक बॉक्स का एक और हिस्सा होता है जिसे हम बोलते हैं CVR, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। जो कैप्टन है, मेन पायलट और जो को पायलट हैं वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो कैप्टन बोलेगा इंजन काम नहीं कर रहा, को पायलट बोलेगा अच्छा मैं थ्रॉटल की सेटिंग चेंज करके देखता हूँ। तो ये सब जो बात वो आपस में कर रहे हैं ये भी उसमें रिकॉर्ड होता रहता है जी। इस तरह से कुछ लोग बोल रहे हैं एक धमाके की आवाज आई थी, तो अगर एक धमाका की आवाज आती है तो वो भी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में आ जाती है जी। तो एक और डिवाइस अभी दिल्ली से DGCA जो है, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, इन्होंने अपनी टीम को कल रात को ही रवाना कर दिया था जिसे हम बोलते हैं AAIB, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। उनकी टीम ऑलरेडी जा चुकी है वहां पर। उसमें बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट होते हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हाईली ट्रेन्ड इंजीनियर्स होते हैं जी। और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स भी होते हैं। ये टीम वहां जाकर अब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है इन सबको प्ले करेगी। बिल्कुल, और इस टीम ने औपचारिक तौर पर वहां पर पड़ताल शुरू भी कर दी है सर। ये टीम AAIB पहुंच चुकी है और वो जांच पड़ताल कर रही है PM के आने के बाद। जी हाँ, देखिए जब भी भारत में कहीं पर भी कोई एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट होता है तो नागरिक उड्डयन विमानन मंत्री के मंत्रालय के नीचे DGC है, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, तो वो तुरंत इस टीम को रवाना कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये विदेशी मूल का जहाज है तो जो OEM है, बोइंग है, उसके इंजीनियर्स भी आएंगे। जो हम बात कर रहे हैं फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर या कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, ये वहां पर आमतौर पे हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनको ऑथराइज नहीं है इसको खोलना। हमें तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि बोइंग के इंजीनियर, अमेरिका में जैसे उनकी FAA होती है, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेटर, उनके NTSB होती है, नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड जी। तो NTSB की टीम भी आज आ रही है अमेरिका से। उसमें NTSB की टीम में बोइंग के इंजीनियर्स भी होते हैं। जो अब इंजन के बारे में हम बात कर रहे थे तो इंजन इसमें GE जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन लगा हुआ है, तो GE के भी इंजीनियर्स आएंगे। बिल्कुल सर, ये तो टेक्निकली चीजें हैं कि भाई ये कुछ क्या कमियां हैं, क्या खामियां रही, जैसा आपने बताया कि ब्लैक बॉक्स के जरिए पता चलेगा या बाकी एक्सपर्ट जो टीमें हैं वो पता लगाएंगी। जयवंत सर, आपसे ये समझना चाहूँगा, अमूमन जब कोई घटना घटती है, ये दुखद घटना, बड़ी घटना थी और एक बड़ा विमान था जिसमें बड़ी संख्या में यात्री सवार थे। हमने कई घटनाएं ऐसी देखी जो हेलीकॉप्टर से लेकर और बाकी जिसमें तमाम आमो खास लोगों की जान गई है। गड़बड़ी कहाँ रहती है, कमी कहाँ पाई जाती है? हम टेक्निकल फॉल्ट कहकर अक्सर हमने चीज़ों पर पर्दा डालने की कोशिश की है, हम आगे बढ़ने के लिए निकल जाते हैं। हम कभी ये नहीं समझते कि इस तरह की टेक्निकल फॉल्ट जब हों तो ऐसी फ्लाइट्स को हम क्यों फ्लाई करने के लिए तैयारी में रखें, उनको क्यों बाहर नहीं किया जाता। और वो लोग जो बिल्कुल बड़ी बड़ी मोटी मोटी सैलरी लेते हैं इन सब चीज़ों के लिए, जो जनता के टैक्स का पैसा हर महीने उनकी जेब में गिरता है, वो लोग कहाँ सोए रहते हैं, क्यों उनकी जिम्मेदारी तय नहीं की जाती? सर मैं इसमें दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं एक बार मुंबई जा रहा था
तो फ्लाइट में शायद 1 घंटा या 1.5 घंटा हुआ होगा, बहुत 10 वर्ष पुरानी बात है। तो कोई पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हुआ क्या नहीं, और मैं तो पत्रकार हूँ तो एक मन में कीड़ा रहता है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं। तो फिर जाना तो पता चला कि जो पायलट था वो एकदम ट्रेनी टाइप का था, शिखाऊ टाइप, हम बोलते हैं गुजराती में शिखाऊ, उसका हिंदी क्या होता है पता नहीं है, लेकिन ट्रेनी टाइप मतलब नया नया ही सीख के आया है ऐसा था। तो उस वो नहीं उड़ा पा रहा था, तो ऐसी बातें सामने आई। तो कई बार क्या होता है कि ये जो प्लेन वगैरह है, 5 स्टार होटल हो या 5 स्टार शोरूम हो, इसमें आप ज्यादातर सोफिस्टिकेटेड इसमें दादागिरी होती है। आप अभी एक प्रखर गुप्ता नामक पॉडकास्टर ने शेयर किया था अपना एक्सपीरियंस कि इंडिगो की फ्लाइट में वो जाने वाले थे तो 15 मिनट प्री ऑन हो गई, पहले हो गई उसका टाइम, और उसकी जानकारी उनको ईमेल से नहीं दी गई थी, और फिर सुबह में 4 बजे उनको जानकारी मिली। तो वो एकदम कोई भी नहीं पहुंच सकता, तो उसको चेक इन नहीं किया गया। तो ऐसी जो बड़ी बड़ी इतनी सारी रकम लेती है, 24,000 25,000, और महाकुंभ के टाइम तो हमको पता था ऐसे जो अवसर होते हैं तो ये लोग कमाई की ढूंढ लेते अवसर और बढ़ा देते प्राइस, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस सामने सुविधा भी तो इतनी देनी चाहिए। जयवीर शेरगिल जो कि भाजपा के प्रवक्ता है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि एयर इंडिया में उनका अनुभव था, ब्रोकन सीट थी, अच्छा वो नहीं था, व्यवहार भी अच्छा नहीं था। तो ये सब होता है, और कोई आवाज उठा रहे, ये सोचे कि ऐसे ऐसे बड़े लोग जो कि सत्ताधारी पक्ष है उसके लोग हैं, तो उसकी भी आवाज नहीं सुनी जाती, उसको भी ऐसी सीटें दे दी जाती है। मतलब उनको देनी चाहिए और उनको अच्छी देनी चाहिए और सामान्य लोगों को खराब देनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल। तो ये सबके लिए अच्छा अनुभव रहना चाहिए। और इसमें जो टेक्निकल बातें, कभी कभी आप आंध्र प्रदेश के जो सीएम थे रेड्डी, उनकी ऐसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई, कोई कारण बार नहीं है। बलवंत राय मेहता जो हमारे गुजरात के पूर्व मुख्य प्रधान थे, पाकिस्तान के युद्ध के समय उनकी भी इसी ही दुर्घटना में मृत्यु हुई, तो कोई उसमें बाहर नहीं आता है। ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती है, चाहे ट्रेन की हो, चाहे एरोप्लेन की हो या फिर हेलीकॉप्टर की हो, तो उसमें कारण पता नहीं चलता है। ब्लैक बॉक्स वगैरह सब हम बात करते रहते हैं कि ये सब आधुनिक टेक्नोलॉजी है, और जब ये खरीदने जाते हैं तो पूरा गुणगान गाते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसी टेक्नोलॉजी के कारण हमको माहिती मिलेगी, सुरक्षा रहेगी, एआई, अभी तो एआई की बातें होने लगी है, लेकिन घूम फिर के जब मशीनरी कोई भी हो, समय समय पर उसका मेंटेनेंस होना, समय समय पर उसकी जांच पड़ताल होते रहना, ये भी तो बहुत महत्वपूर्ण है। कई मरतबा भदौरिया सर आपके पास आ रहा हूँ, एक खबर ये भी थी, हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है वो अलग विषय है, लेकिन एक खबर ये थी कि इस विमान को पहले कुछ समय के लिए होल्ड किया गया था, रोका गया था क्योंकि इसमें कुछ बैटरी का कुछ इशू था, बाद में फिर इसे अनुमति मिली उड़ने की। लेकिन जब पहले से कुछ छोटी छोटी खामियां हैं तो उन पर बड़े स्तर पर चीज़ें होनी चाहिए। और दूसरा ये कि हम हमेशा ये देखते हैं कि छोटी फुंसियों को इग्नोर कर देते हैं और बाद में वो बड़े कैंसर के रूप धारण कर लेते हैं। भदौरिया सर। देखिए सुनील, आपने कहा बिल्कुल सही बात है कि ये कंपनियां ज्यादा से ज्यादा अपने बिजनेस में लगी रहती हैं, पैसे कमाने में लगी रहती हैं, छोटी पूरी कमियों को नजरअंदाज करती है। इसी तरह से जो इनका टेक्निकल स्टाफ है वो भी देखता है कि छोटी पूरी चीजें हैं, करते जा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया चल रहा है, तो ये इस चीज में नजरअंदाज करते रहते हैं और उस हादसे का कारण बनता है। तो कल भी जो हादसा हुआ है वो इसी कारण से हुआ है कि इन्होंने कहीं ना कहीं छोटी पूरी कमियों को नजरअंदाज किया है। मगर जब इतनी लंबी फ्लाइट, इतनी दूरी की है, तो इतने लोग जा रहे हैं, तो उसमें तो कहीं से कहीं कोई कमी होना ही नहीं चाहिए, बल्कि एडवांस में इनको ढूंढना चाहिए कि कहीं कोई गलती से कुछ कमी तो नहीं रह गई, मगर शायद इतनी अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई है। और दूसरा मैं इन एयर कंपनियों को कहना चाहूंगा कि इनकी गलतियां ये है कि आप पैसे कमाने से ज्यादा थोड़ा इंसानियत की जान भी देखो, इंसानियत भी समझो। आप सिर्फ यही बनने लगे रहो कि हाँ चलने लायक है, चलाइए। तो काफी पायलट है, उनसे भी मेरी 1-2 बार चर्चा हुई है, तो उन लोगों का भी ये कहना है कि ये एयर कंपनियां तब तक जब नीचे नहीं गिर जाए तब तक अच्छा उसकी तरह तरीके से मेंटेनेंस नहीं कराती है, बस लगी रहती है कि उड़ाते रहो। तो इसमें कमियां बहुत निकलेंगी। बिल्कुल सर, देखना होगा कि अब इस घटनाक्रम के बाद आखिर क्या कुछ खामी और कमी पकड़ में आती है जिससे इन लोगों की, मासूमों की जान चली गई जो जा रहे थे अपनी मंजिल की ओर, लेकिन शायद हमेशा के लिए आखिरी सफ़र उनका साबित हुआ। और ऐसे में
बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आगे कभी इस तरह की भविष्य में घटनाएं देखने को न मिलें। उस पर हम आगे किस तरह से कार्रवाई करेंगे, उसके लिए हम क्या सबक लेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है सर। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना महत्वपूर्ण समय निकाला इस चर्चा में आप जुड़े, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में नमस्कार।